वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 23 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर देखें प्रमुख समाचार तो वैसे तो ढेर सारे न्यूज़ रहते हैं, पूरा पेपर हर बार भरा रहता है, लेकिन दो प्रमुख समाचार हैं जो जिन पे हम विश्लेषण करेंगे। पहला है जो वो है भारत फ्रांस का रणनीतिक संबंध। अब आप कहेंगे सर ये भारत फ्रांस का रणनीतिक संबंध कहाँ से आ गया, क्योंकि जो अपना जो अगला 75वां जो गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है उसके चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे अगले चीफ गेस्ट होंगे गणतंत्र दिवस के। तो कहीं ना कहीं जो गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट होता है या उसको जो बुलाया जाता है वो कूटनीतिक संबंधों में जो गहराई या रणनीतिक संबंध या हमारे जियोपॉलिटिकल स्थिति या बहुत पुराने संबंध के आधार पे ऐसे लोगों को ही बुलाया जाता है। वैसे भी जब आप कोई अपना महत्वपूर्ण आपके घर आयोजन हो रहा हो तो अपने करीबी लोगों को ही आप उसमें निमंत्रण देते हैं। ठीक है, तो हम उसको समझेंगे कि कैसे भारत और फ्रांस का रणनीतिक संबंध क्या रहा है, कैसे है, किन क्षेत्रों में है, और इसमें ऐसी कुछ छिपी हुई बातें हैं जिनको भी बताएंगे कि क्यों जो है ये महत्वपूर्ण है संबंध। ठीक है, जो दूसरा समाचार है वह है एक्चुअल में आज का न्यूज़ नहीं है, लेकिन 19 दिसंबर को IMF ने एक भारत के ऋण को लेकर एक जो विदेशी भारत के ऋण को लेके सॉवरेन ऋण यानी सरकार के ऋण यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्यों के मिला के जो ऋण है उसको लेके थोड़ी चिंता जाहिर की है। और उसको लेकर फिर कई सारे जो है जो कह सकते हो कि ऐसे समाचार पत्र यानी मीडिया चैनल जो कि सरकार की विचारधारा या जो पार्टी सरकार में है उसकी विचारधारा से अगेंस्ट है, तो वो उसकी लेकर काफ़ी आलोचना शुरू की है। ऐसे में सरकार ने कल रिप्लाई किया है जो है, और उसने बताया है कि कैसे वो रिपोर्ट क्या कह रही है। जैसे वो रिपोर्ट कह रही है कि एक्सट्रीम कंडीशन में, माने बहुत बुरी वर्स्ट स्थिति में ये होगा कि 27-28 में अगर वर्स्ट स्थिति आ गई दुनिया के सामने तो जो भारत का ऋण है वो 100% GDP से 100% से ज़्यादा हो जाएगा। और इसको लेके हो हल्ला मचाया जा रहा है, जबकि वही रिपोर्ट कह रही है, सरकार कह रहा है कि वही रिपोर्ट कह रही है कि सामान्य स्थिति रही, फेवरेबल स्थिति रही तो वो 70% पे आ जाएगा, जो कि अभी 81% है। और उसी रिपोर्ट में अमेरिका के बारे में कहा गया है कि वर्ष स्थिति में उसका जो है बढ़ के 160% हो जाएगा उसके GDP का, ब्रिटेन का 140% और चीन का 200% हो जाएगा। वहाँ पे भारत का केवल 100% होगा। तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं तर्कों पर भारत सरकार ने कहा है, और भी कुछ बातें कही है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला न्यूज़, भारत फ्रांस रणनीतिक संबंध। आपको कुछ दिन पहले मतलब 4-6 महीने पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि अगले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। हालांकि ये बात प्रधानमंत्री जी जब जून में गए थे तब उन्होंने न्योता दिया था उनको, लेकिन इस न्योते के बाद कुछ अमेरिका और भारत के संबंधों में लेकर कुछ अंदर खाने ऐसा चल रहा है जो कि सामने तो पन्नू वाला मामला दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ और कई सारे मुद्दे हैं जो लग रहा है कि एक दूसरे को लेकर जो है खींचातानी अभी चल रही है। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक अमेरिका का नेचर है वो अपने कहता है सहयोगी, लेकिन उनको अपना पिछलग्गू बनाने की उसकी कोशिश होती है कि वो उसके ढर्रे पे चले। जबकि भारत की स्ट्रेटेजी, जब हम आज़ाद हुए थे हम बहुत कमज़ोर थे, तब भी जवाहरलाल नेहरू निर्गुट आंदोलन चलाए थे, तब भी हम किसी के पिछलग्गू नहीं थे। अब तो भारत दुनिया की 5वीं सुपर पावर है, अब क्यों वो सुनेगी, और जल्दी ही वो तीसरी हो जाएगी। अब वो क्यों किसी के पिछलग्गू होना चाहेगा, जबकि ग्लोबल साउथ का भारत आवाज़ है और दुनिया के किसी भी मसले में भारत के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एक बात हो रही थी कि कुछ दिन पहले पता चला कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है भारत नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आनंद फानन में भी बातचीत हुई और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है को न्योता दिया गया फॉर्मली, और उन्होंने फिर जो है इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, क्यों स्वीकार, अब वो इतना डिटेल नहीं जाना है, लेकिन बता रहा हूँ कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वो स्वीकार किया उसके पहले ही जो है आप देखे होंगे कि कल के ही न्यूज़ में था कि राफेल को 29 राफेल को लेके और हेलीकॉप्टर को लेके और स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लेके जो है डीजल पनडुब्बी जो फ्रांस की है, इन कई सारी चीज़ों को लेकर जो है फ्रांस के साथ रक्षा संबंध होने की बात है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, आइए हम उसको देखते हैं।
देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने 22 दिसंबर को घोषणा की कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा करेंगे। और ये छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होगा, यानी ये छठा बार फ्रांस का कोई नेता या राष्ट्रपति इस तरह के हो रहे हैं। और जब ये घोषणा की तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपना एक बयान भी दिया कि रणनीतिक साझेदारी के रूप में भारत और फ्रांस कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर उच्च स्तर की समानता साझा करते हैं और इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी है। देखिए आपको याद होगा अभी जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर थे, ठीक है, और वहाँ का एक प्रमुख उनका एक सम्मेलन होता है उस परेड में, उसका नाम है बेस्टिल डे परेड, एक विश्व युद्ध के समय का एक था, उसमें वो मुख्य अतिथि थे। और साथ ही साथ जो है भारत और फ्रांस के 25वें जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन के 25वें वर्ष पे भी दोनों देशों के द्वारा ये कहा गया था। और उसी यात्रा के पहले आप देखेंगे तो मोदी जी पिछले मई में ही जो है एक कहीं जा रहे थे और वो फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने चले गए थे। और जो फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये अपने पिछले साल अप्रैल में 2022 में पहले कार्यकाल के लिए चुने गए थे और वो भारत के प्रधानमंत्री पहले विदेश जो शासनाध्यक्ष या कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी दूसरी बार जीतने जाने के बाद। और दोनों के बीच भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है व्यक्तिगत रूप से, और भारत और फ्रांस के बीच की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। कई सारे मुद्दों को लेकर फ्रांस और भारत एक दूसरे के काफ़ी जो है सहयोग करते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा कि जो भारत और अमेरिका का जो है नाभिकीय जो समझौता हुआ था, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, निश्चित रूप से उसमें अमेरिका ने बहुत भूमिका निभाई और जो कह सकते हो कि उसमें अमेरिका के साथ साथ फ्रांस ने भी भूमिका निभाई। और जब समझौते के बाद जब न्यूक्लियर प्लांट अलॉट किया गया तो पहला फ्रांसीसी ही कंपनी थी जिसे न्यूक्लियर प्लांट अलॉट कर दिया गया। इसको लेकर कई वहाँ की जो अमेरिकन जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाली प्रौद्योगिकी वाली कंपनियाँ हैं उन्होंने कई सारे लोगों ने आलोचना की और इस तरह की किया। तो ये चलता रहता है। भारत फ्रांस एक दूसरे से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। 48 से ही हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे हैं। 98 से तो ये रिलेशन स्ट्रेटेजिक हो गए हैं और अगर यूयू को बाहर छोड़ दिया जाए तो ये स्ट्रेटेजिक रिलेशन दोनों देशों के लिए काफ़ी मददगार रहे हैं। और फ्रांस अगर पूरे यूरोपीय यूनियन में देखा जाए, पूरे यूरोप में देखा जाए तो फ्रांस न वो एक ऐसा देश है जो अमेरिका से अलग भी अपनी राय रखता रहा है। अक्सर जो यूरोपीय देश हैं वो उधर ही चलते हैं जिधर अमेरिका चलता है, लेकिन फ्रांस की स्थिति इसको लेकर थोड़ा सा अलग है। वो भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर विश्वास करती है, मुद्दे दर मुद्दे वो उस पर जो है अपनी राय रखती है। जैसे अभी जो कहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है पिछले साल ही या इसी साल शुरुआत में ही जो है चीन के राष्ट्रपति के यहाँ चीन का दौरा करते हैं और वो कहते हैं कि अमेरिका के जो है संबंधों के आधार पे जो है हमारा संबंध नहीं निर्धारित होगा। तो कुल मिला के ये निर्धारित है, ये बताया जाता है कि भारत और फ्रांस के संबंध एक दूसरे से इसलिए बेहतर हैं क्योंकि ये एक दूसरे दोनों देश ना स्ट्रेटजी में भी ऑटोनॉमी की ही करते हैं। संबंधी होने के बावजूद भी ये अपने हितों के आधार पर निर्णय लेते रहे हैं। ऐसे में ये एक दूसरे के बेहतर और कैसे नेचुरल एलायंस बन जाते हैं, ठीक है। बाकी जो आप कह सकते हो रफाल और इस तरह के पीछे के जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी है, स्कॉर्पियन है जो उनकी पनडुब्बी है, डीजल पनडुब्बी, इस तरह के बहुत क्षेत्रों में तो हमारे उनके संबंध रहे ही हैं। तो इन्हीं को देखते हैं कि ऐसे में भारत फ्रांस कूटनीतिक संबंधों का अगर विकास देखें, दोनों देशों के मध्य जून 1948 में ही राजनयिक संबंध की स्थापना हो गई थी और भारत फ्रांस के बीच 75 वर्षों से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। 98 में इन्होंने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया, यानी कि दोनों देश के मिलकर जो साझा और बहुपक्षीय चुनौतियां हैं उनमें भी आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया। और जनवरी 2023 में ही इसके 25 साल पूरे हो गए हैं, यानी ये जो समय चल रहा है ये भी भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों का 25 वर्ष है। अब इस रणनीतिक संबंधों में अगर देखें कि क्या क्या है, इनमें क्या क्या विभिन्न आयाम हैं, तो इसमें देखा गया तो यूरोपीय संघ के बाहर ये जो फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी थी, पहली बार जो ये भारत फ्रांस संबंधों
दोनों के विकास व्यापक विकास में सहायक रहा है। इसमें रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, कब सभी बहुत सारे क्षेत्रों में इसमें संयोग देखा गया है। और भारत फ्रांस अगर देखा जाए तो भारत प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा एवं उन्नत प्रौद्योगिकी, आतंकवाद रोधी कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास जैसे द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बहुपक्षीय प्रारूपों में सहयोग करते हैं। यानी ये सारी चीज़ें इनके बीच में आपस में सहयोग के क्षेत्र हैं। इनके इन चीज़ों पे भारत और फ्रांस का सहयोग होता है। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी उच्च स्तर की इनके बीच में समानता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है भारत के जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसकी स्थायी सदस्यता को चाहे बात हो या संघ में सुधारों की बात हो, फ्रांस जो है दोनों मुद्दों पर जो है भारत का समर्थन करता है। इसके साथ साथ कई सारे मंचों पर भी फ्रांस जो है भारत की मदद करता है। जैसे देखिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है इसमें, या बासेनर अरेंजमेंट है, या ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप है। ये सब अनौपचारिक समूह हैं जो कहीं ना कहीं हथियार और इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाती हैं। इसमें जो है हथियार और कई सारे प्रौद्योगिकी, इसमें भारत के शामिल होने में फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण था। और जैसे कहा ना कि अमेरिका जो है परमाणु डील कराने में अमेरिका की भूमिका थी, लेकिन फ्रांस की कहीं कम भूमिका नहीं थी। और देखा जाए तो उस डील के ही दौरान फ्रांस वो पहला देश था, डील चल ही रहा था सब कुछ, तब तक फ्रांस ने भारत के साथ क्या कर लिया, जो है परमाणु ऊर्जा के लिए जैतापुर के लिए समझौता कर लिया था, जिसको लेके अमेरिकी कई सारी जो है, देखिए अमेरिका जो है ना वो अपने वहाँ के जो बिजनेस इंटरेस्ट है उससे वो काफ़ी, वहाँ की जो पॉलिटी है वहाँ की बिजनेस इंटरेस्ट से काफ़ी कुछ गवर्न होती है। तो अमेरिका अगर आज भारत का सहयोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके स्ट्रेटेजिक और चीन काउंटर तो है ही है, साथ ही में वहाँ के जो नए बिजनेस लॉबी है उनको अभी भी लगता है कि अगला जो है सदी भारत का है, और बिजनेस लॉबी वहीं इंटरेस्ट रखता है जहाँ पे उसके लाभ की संभावना बढ़े। और जो वहीं पे एक पुरानी बिजनेस लॉबी है जो कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है, वो अभी भारत को उसी ओल्ड स्कूल के थ्रू, ओल्ड थॉट के थ्रू ही देखती है। उसमें से ज़्यादातर डेमोक्रेटिक जो है, जिसके अभी राष्ट्रपति बिडेन भी हैं। शुरू में ये राष्ट्रपति बिडेन चीन के काफ़ी समर्थक थे, लेकिन बाद में जो ताइवान का मुद्दा रहा और सारी चीज़ों को लेकर टकराहट बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे इनके बीच नज़दीकियाँ पुनः बढ़ रही है चीन और अमेरिका को लेके, वैसे वैसे जो है कई सारे छोटे छोटे मुद्दे जो है वहाँ की स्टेट डिपार्टमेंट उठाता रहता है। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट उठाता रहता है और वहाँ का रक्षा डिपार्टमेंट उसको दबाता रहता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं वहाँ पे वहाँ की सरकार के अंदर ही दो विभिन्न विभागों के बीच में ही भारत को लेके एक रक्षा विभाग और जो और चीज़ें हैं, जो न्यू वहाँ के लॉबी है वो भारत के महत्व को समझती है। और जो वहाँ के कुछ परंपरागत रूप से जो स्टेट डिपार्टमेंट के कई सारी चीज़ें हैं वो भारत को नकेल रखने की भी कोशिश करती है, क्योंकि उनकी मानसिकता वही, अभी तो भारत कहाँ साफ सपेरों का ही देश है, वो बदली नहीं है जॉर्ज सोरोज और इस तरह के जैसे लोगों की, ठीक है। इसलिए उनकी नीतियों में कई बार आप लोगों को कंट्रडिक्शन दिखता है। तो भारत भी अपनी नीतियों को, उनको पता है अमेरिका क्या है, इसीलिए जब भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी कर रहे थे जीई के साथ, भारत के साथ जीई केवल भारत ही है जिसके साथ उसने अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो लड़ाकू विमान के इंजन के ज्वाइंट उत्पादन की प्रौद्योगिकी शेयर करने की बात कर रही थी। उसके बाद जुलाई में जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो डेसाल्ट का जो राफेल वाली वहीं की एक जो इंजन बनाती है साफरान, उसके साथ बात करते हैं, रोल्स रॉयल्स के साथ बात करते हैं। इसको लेके उन लोग क्योंकि भारत अब समझता है कि वो एक ही जगह नहीं, वो अपने कई सारे लीवरेज, तो अभी इधर अन्नू पन्नू उठा रहे हैं मामला। भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम तो राफेल वहाँ से खरीदेंगे। वहीं पे जैसे अभी टाटा ने जब एयर इंडिया लिया तो 500 विमानों का ऑर्डर किया, उसमें अमेरिका के दबाव में 250 विमान बोइंग को दिया गया, 250 विमान एयरबस को, ठीक है।
वो तो चल ही रहा था। अभी ये संभावना है कि इंडिगो एयरलाइंस 1000 विमान खरीदना चाहती है और उस पूरे को भारत कह रहा है कि जाओ एयरबस से ले लो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, जो वहाँ के इंटरेस्ट हैं अमेरिका में वो प्रभावित होंगे। तो जो भारत विरोधी तत्व अमेरिका में है उनको सही रास्ते पे लाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घुमा के बता दिया हूं। बाकी भारत फ्रांस के जो संबंध हैं वो तो कोई किसी से छुपे ही नहीं है। देखिए, आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों साथ देते हैं। पुलवामा का जब हमला हुआ था तो फ्रांस पूरी तरह से भारत के साथ था। हाफिज सईद को अपने यहाँ व्यक्तिगत रूप से उसने आतंकवादी पहले घोषित किया, बाद में वहाँ की संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं भारत फ्रांस के संबंधों को बताते हैं। लेकिन मैंने वो भी बताया कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका के साथ बैलेंस और काउंटर बैलेंस की भी चीज़ें हैं और भारत अपने लीवरेज को बनाए रखना चाहता है। देखिए, किसी भी देश के जो कूटनीतिक संबंध होते हैं ना, कि आज के दुनिया में किसी भी दो देशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, आज नहीं, मैं तो आज कह रहा हूँ, आज नहीं, आप चाणक्य के लिए देख लीजिए, तो उसमें जो कूटनीतिक संबंध होते हैं ना वो अपने व्यक्तिगत हितों पर होते हैं। और कहा जाता है कि कूटनीतिक संबंधों में न कोई परमानेंट मित्र होता है, न कोई परमानेंट शत्रु होता है। क्या होते हैं? परमानेंट इंटरेस्ट होता है। और जैसे जैसे हमारे इंटरेस्ट बदलते जाते हैं वैसे वैसे ये सारी चीज़ें देखने में आती है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। भारत सरकार ने भारत को लेकर जो IMF की एक चेतावनी है उसको काउंटर करने के लिए जो है अभी उसने वक्तव्य दिया है और तर्क दिया है। देखिए, अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि IMF में यूरोपीय संघ या वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का नेतृत्व है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ संबंध थोड़ा थोड़ा जो है एक दूसरे को आंख दिखाने की बात हो रही है, वैसे ही जो है IMF भी इसी तरह की चीज़ें कर रहा है कि भारत के बारे में थोड़ा नकारात्मक बनाया जाए। तो हालांकि हम उस तरह की बातों पे नहीं जाते हैं, अभी जो सही चीज़ें हैं उस पे जिन पे सरकार रिएक्शन दे रही है हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट अभी आई थी IMF की अनुच्छेद 4 को लेकर, एक उनका वो है, उस प्रावधान के तहत भारत के साथ जब उन्होंने बातचीत किया तो उन्होंने एक संभावना व्यक्त की कि वर्ष स्थिति में भारत का जो घाटा जो ऋण है वो उसके GDP के 100% से ज़्यादा हो जाएगा। ये बातें सामने आई। हालांकि उसी में ये कहा कि फेवरेबल कंडीशन में ये 70% तक रह सकता है और जो दुनिया के देशों के साथ भी उसी तरह की IMF की बातें आई थी, उसमें ये कहा गया था कि वर्ष स्थिति में जैसे अमेरिका का 160% हो सकता है, ब्रिटेन का 140% और चीन का तो उसके GDP का 200% तक हो सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर कंप्लीट देखेंगे तो हमें दिखेगा कि नहीं, वो एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि खराब स्थिति रहेगी तो ये रहेगा। जैसे कोई आपसे मिलता है, जैसे आप ही हमसे अपनी कोई कॉपी चेक दिखाएं या पढ़ाई, तो हम कहते हैं यार अगर ऐसी खराब स्थिति नहीं पढ़ोगे, ये करोगे तो फेल हो जाओगे। अब ये हुआ, अब बताऊंगा कि ऐसे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब पता चला कोई वो कहा कि सर ने तो कहा है कि तुम फेल हो जाओगे, जबकि ये नहीं कहा कि सर ने तो ये भी बताया था कि ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो। तो वही चीज़ें हैं कि ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट और उसको देखने का जो परसेप्शन है, जो दृष्टिकोण है, उसको बताता है। जो आलोचक हैं उन्होंने वो उस परसेप्शन को पकड़ा, सरकार क्या दृष्टिकोण बना रही है वो हम बताते हैं। चलिए देखिए, मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसने चेतावनी जो जारी की थी उसको भारत सरकार ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि वित्त वर्ष 27-28 तक देश का ऋण स्तर उसके सकल घरेलू उत्पाद के 100% से अधिक हो जाएगा। देखिए, जो ऋण होता है उसमें इसमें जो सामान्य ऋण होता है उसमें सरकार और निजी क्षेत्र, सरकार और राज्य सरकारों का ऋण शामिल होता है, और वो भी उसमें भी जो देशी और विदेशों से, जो बहुराष्ट्रीय देशों से, और उसमें होता है। ठीक है, तो कुल सारे ऋण को मिला के जो इसका अभी अनुपात है, जैसे ये 100% से ज़्यादा अभी जो है 2022-23 का जो आंकड़ा है वह है 81% ऑफ GDP, यानी GDP का 81% है। उसके एक साल पहले 88% था, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कोरोना काल में सरकार ने अपने खर्चे बढ़ा दिए थे, GDP डाउन हो गई थी, तो परसेंटेज वाइज वो ऋण बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही सरकार के खर्चे अब लिमिट हो रहे हैं और GDP भी तेजी से बढ़ रही है, वह परसेंटेज वाइज भी कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं, आप अगर देश हैं 100 रुपये कमा रहे हैं, तो आपका ऋण कितना है। तो अभी भारत 100 रुपये कमा रहा है तो 80 रुपये उसके ऋण हैं। अब ये ऋण क्या है, कैसे हैं, अगर उसको देखा जाए तो जो ज़्यादातर भारत के जो ऋण है वह घरेलू मुद्रा में है, यानी भारत के लोगों द्वारा ही ऋण दिया गया है। ठीक है,
ऐसे में वैश्विक परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव इसकी पड़ने की संभावना नहीं है। ठीक है, और अगर 100 रुपये साल का आप कमा रहे हैं और 80 रुपये आपका ऋण है तो निश्चित रूप से आप इस ऋण को भर लेंगे। ये तो जाहिर सी बात है, बैंक भी दे देगा। अगर आप 100 रुपये हर साल कमा रहे हैं तो आपको 80 रुपये आसानी से वो ऋण दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पेइंग कैपेसिटी के सीमा के अंतर है। तो वह चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात ये कह रहा है कि अगर स्थिति बहुत खराब हुई, इस रिपोर्ट में कहा गया, तो ये ऋण 100% या 100% से ज़्यादा हो सकता है। क्यों वो कह रहा है? उसमें देखिए कि 19 दिसंबर को IMF ने कहा था कि भारत के संप्रभु ऋण दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में उसने कहा था कि निकट भविष्य में इसके सकल घरेलू उत्पाद के 100% से अधिक होने की संभावना है। यह बयान IMF के समझौते के अनुच्छेद 4 के तहत जो भारत और उसके बीच वार्ता हुई थी उसमें दिया गया था। क्यों ऐसा कह रहा है? इसके पीछे अगर देखोगे तो वो बता रहा है कि जैसे देखिए जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए जो समन मिटिगेशन का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए जलवायु जो रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और या प्राकृतिक आपदा के प्रति रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो निवेश की आवश्यकता है उसको अगर पूरा करना पड़ेगा, अगर परिस्थितियां खराब हुई और उसको पूरा करना पड़ेगा, तब ये GDP के 100% तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब आप सोचिए कि अभी जल्दी ही भारत ने अपना एडाप्टेशन जो है उसका कम्युनिकेशन सबमिट किया है UNFCCC में। उसने बताया है कि पिछले साल हमारा जो है GDP का 5 पॉइंट के आसपास जो है 5.7% के आसपास भारत ने एडाप्टेशन पे खर्चा किया है। तो अब उसमें 1 साल या 2 साल में कितना परसेंट GDP का भारत का बढ़ जाएगा कि भारत का ऋण 100% चल जाएगा। तो ये बात ये है कि बहुत खराब स्थिति की बात बताई जा रही है कि एडवर्स स्थिति हो जाए, जैसे कोरोना टाइप का या इस तरह का संकट कि पूरी चीजें खराब हो जाए, उस स्थिति में भारत का GDP और ऋण का अनुपात 100% हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन रिपोर्ट को लेकर भारत की प्रतिक्रिया है कि भारत सरकार कह रही है कि जो है इन चेतावनियों का खंडन किया और कहा कि भारत का जो सॉवरेन ऋण या संप्रभु ऋण है, सॉवरेन ऋण मतलब जो सरकारों द्वारा लिया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, वो काफी सीमित है क्योंकि यह मुख्य रूप से भारतीय मुद्रा में है। हमने जो ऋण ले रखा है वो ज्यादातर क्या है, भारतीय में। अभी इसके लिए तर्क जो तथ्य दिए हैं वो भी देखेंगे। दूसरा, इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के ऋण GDP अनुपात अमेरिका का 160, ब्रिटेन का 140 और चीन का 200% रहेगा जब खराब से खराब स्थिति, यानी जब खराब स्थिति आएगी, खराब से खराब, तो भारत जाएगा GDP के 100% के बराबर उसका ऋण, और उसी दौरान अमेरिका 160, ब्रिटेन 140 और चीन 200। तो जब पूरी दुनिया की स्थिति खराब होगी, उसमें से अगर भारत की स्थिति कम खराब होगी, तब तो ये आप इसको एक तरफ आप तुलना करें कि भारत की सबसे खराब स्थिति की तुलना, तो आपको लगेगा अरे यार एकदम, और उधर देखेंगे कि बाकी लोगों की तो माइनस में भी और भारत से भी कई गुना खराब है। वो छोटे देश नहीं है। अमेरिका नंबर 1, चीन नंबर 2, ब्रिटेन नंबर 6। तो इस तरह के देशों की भी स्थिति खराब हो जाएगी और भारत से बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ऐसे में ये बात कहना कि सिर्फ भारत की, भाई एक संभावना बताई जा रही है कि बहुत खराब स्थिति होगी तो ये हो जाएगी, और उसको लेकर अन्य देशों के लिए भी बताया गया है। तो उस एक संभावना के आधार पर भारत की आलोचना करना, ये तो कह सकते हो कि सरकार के साथ और कम से कम अपने देश के साथ न्याय करना नहीं होगा। दूसरा, अगर देखा गया कि इसी रिपोर्ट में संकेत मिलता है कि अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशंस मिले, तो सामान्य सरकारी ऋण और GDP अनुपात घटकर 70% हो जाएगा। जो अभी 81% है, यह 100% हो जाएगा जब खराब स्थिति, और बढ़िया हुआ गया तो 70%। यानी कि जो वर्तमान है उससे बेहतर भी हो सकता है और उससे खराब भी, यानी अच्छी परिस्थितियां मिली तो जो है उससे और बेहतर हो जाएगा, और बहुत खराब स्थिति हुई तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने GDP के बराबर ऋण ले जाएंगे। तो ऐसे में क्या इस रिपोर्ट को लेकर हो हल्ला या चिंता करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो तो एक सामान्य सी बात बताई जा रही है कि ये चीजें होंगी। जैसे भारत द्वारा अब भारत कह रहा है कि ये खारिज कर रहा है तो समर्थन तो देगा ही। वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो भारत का सामान्य ऋण है, यानी जो सरकारी ऋण है, वो अत्यधिक रूप से रुपए पर आधारित है। हमने अपने लोगों से ऋण ले लिया है, अपने लोगों से, यानी भारत के अंदर से ऋण लिया गया है। हमने रुपए में ऋण लिया है और रुपए में ही ऋण को चुकाना है। ऐसे ऋण पे
जो अगर भारत के आंतरिक स्थिति तो बेहतर है, ठीक है, भारत के बाहर स्थिति गड़बड़ है, लेकिन भारत के आंतरिक स्थिति तो बेहतर है। और इस ऋण पे तो डॉलर और रुपए के मुद्रा मूल्य या वैदेशिक मुद्रा के जो मूल्यों के अवमूल्यन और उसका भी प्रभाव न के बराबर है। तो इसलिए जो है यह बाहरी स्रोत से न्यूनतम द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उधार लिया गया है। और जो ज्यादातर केंद्र सरकार के ऋण है वो लगभग 12 वर्षों की जो टाइमलाइन है उस पर है। ऐसे में कोई 2-3 साल में तो ये इसके निकटतम प्रभाव भी नहीं दिखेगा कि जल्दी से जल्दी अगर हो जाएगा तो ये रोल आउट और ये टूट जाएगा, एकाएक सरकार दे पाएगी। तो सरकार फेवरेबल स्थिति में है, ये बात ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि भारत द्वारा अनुभव किए गए जो झटके हैं, जो भारत अनुभव किया है झटका, जैसे क्या झटका है? वैश्विक प्रकृति के, जैसे वैश्विक वित्तीय संकट आया, वो भारत के लिए भी है, दुनिया के लिए भी है। कोविड-19 की महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, ये सारे संकट तो भारत जो अभी सामना कर रहा है ये तो पूरी दुनिया भी कर रही। उसके बावजूद दुनिया की हालत खराब है। आज ब्रिटेन में भी अभी दिखा लगा कि माइनस पॉइंट कुछ समथिंग उसके यहाँ ग्रोथ रेट हो गई है। ऐसे में भारत का ग्रोथ रेट 7.6%, 7.8% के आसपास है, यानी 7% से ऊपर लगातार 2 तिमाही में है। और इसके पिछले साल जो है 7.2% का एक्चुअल ग्रोथ है। और जो वैश्विक संस्थाएं वो भी मान रही हैं कि 6.5% तो रहना ही रहना है, उसके ऊपर भी रह सकती है। ऐसे में इसको लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक सामान्य सरकारी ऋण के बारे में वो बताया कि 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 88% से घटकर 2022-23 में यह 81% रह गया है। और सरकार जो अपना लक्ष्य रखी है कहां तक, 25-26 तक, कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी का 4.5% रहे, उसके पानी की तरफ हम चल रहे हैं। विश्व बैंक ने भी अपनी बात मानी है, आरबीआई ने भी मानी है, आईएमएफ ने भी मानी है। मैंने खुद पढ़ाया है कि चुनाव वर्ष होने के बावजूद भी जो सरकार का फिस्कल प्रूडेंस है, यानी जो राजकोषीय अनुशासन है, वो बेहतर है और वो अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे, उसको लेकर कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट को लेकर जरूरत से ज़्यादा हो हल्ला करना कहीं न कहीं अनावश्यक है, क्योंकि सरकार यही बात सरकार भी कह रही है और उसके पीछे तर्क दे रही है कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, अब ये है कि भाई क्या हो ही नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता। जब पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी तो आप कैसे बचे रहोगे? लेकिन वो स्थिति सबके लिए है, ठीक है, आप उसको नहीं कर सकते हैं। उसको मतलब आप सोचिए कि आप सोचिए कि पूरी दुनिया, जैसे कोरोना आ गया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया तो भारत भी नुकसान होगा। तो उस तरह की परिस्थितियां या उस तरह के आपदा, उस तरह के जलवायु संकट, अगर आईएमएफ जो कह रहा है वो भी भाई संस्था है, उसने बताया। अब उसकी व्याख्या किस तरह से लोग कर रहे हैं ये उसको हमें ध्यान रखना है। अगर रिपोर्ट को देखना है तो पूरे पिक्चर में देखना है कि बेहतर स्थिति रही तो 70%, यानी और बेहतर स्थिति आ जाएगी, और अगर बहुत खराब स्थिति रही तो 100% तक जाएगी। और कुल मिला के अभी इसको लेकर कोई सरकार का कहना है कि हमारी स्थिति बेहतर है और हम बड़े कंफर्टेबल स्थिति में हैं, हमारा राजकोषीय अनुशासन। ठीक है, चलिए आज इतना ही, नमस्कार।